भारती। सखी सहेली। सभी सखियों श्रोताओं को और रेणु जी आपको नमस्कार। नमस्कार मंजरी वर्मा को भी नमस्कार, हमारे सभी साथियों को श्रोताओं को भी नमस्कार। और स्वागत है कार्यक्रम में। भाई आज तो हम डट कर तैयार हैं। बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि बस विषय ही ऐसा है कि ऐसा? हाँ, क्योंकि मतलब जोश से भरा है, फुर्ती से भरा है और इसमें जुनून भी होना चाहिए। और बात कर रहे हैं रेणु जी हम सखी विशेष के बारे में। अच्छा, इसलिए ये बात कही गई। हमने तो सोचा कि कार्यक्रम लेकर हाजिर है, हमारे श्रोता बहुत तरह तरह के सवाल करते हैं, तो उसका सामना करना है तो थोड़ा हौसला रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और वैसे बहुत सारे सुझाव भी हमारे साथियों ने लिखकर भेज दिए हैं कि हालात का सामना करना हो तो कैसे करें, किन किन जो है ना वो उन्होंने टिप्स दे रखे हैं। तो हमने पुड़िया बना के सब रख लिया है, इधर उधर ढेर सारी देखो पुड़िया बना ली है। तो उसका सामना कैसे करें वो तो है ही, और जो तुमने सखी विशेष की बात कही वो तो है ही। आज का टॉपिक बड़ा खास ना। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे रीत अब्राहम के बारे में, जो कि एक एथलीट खिलाड़ी हैं। और इसी तरह हम बात करेंगे कि हम महिलाओं को अपने सुंदरता की बहुत चिंता रहती है, पुरुषों को भी रहती है, ऐसा नहीं है। नहीं, आप अभी कहेंगे देखो पुरुषों को भी रहती है। हाँ, बिल्कुल रहती है। तो कुछ ऐसे घरेलू फेस पैक के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम आसानी से बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब फेस पैक लगा लें तब चित्रलेखा सुन लेंगे, या तो गीत सुन लेंगे, और या चित्रलेखा सुनते हुए पैक लगा लें, या पैक लगा कर सुन लेंगे। क्योंकि आज का दिन है ना, तो चित्रलेखा भी सुनना है। ये धारावाहिक जो है बड़ा महत्वपूर्ण इसका विषय है, पाप और पुण्य, और ये जीवन शैली के बारे में है, जिंदगी के बारे में है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो कहाँ से शुरुआत, कहाँ से की जाए? फेस पैक पहले लगा लिया जाए? नहीं, फेस पैक तो बाद में लगाएंगे। क्योंकि अभी तो हम वैसे भी लगा के आए हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तभी चमक रही हो जी। अब हम बात करेंगे रीत अब्राहम के बारे में। तो जो रीत अब्राहम जो है वो बेंगलुरु भारत की एक एथलीट है, और लंबी कूद और 100 मीटर बाधा दौड़ और हेप्टाथलॉन में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन है। और रीत मैसूर से आई हैं और 12 साल की उम्र से ही खेल के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई। रीत ने मैसूर के कॉन्वेंट से पढ़ाई करी, और जहां खेलों को भी बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। बिल्कुल, यानी कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल के ऊपर भी अच्छी तरह से ध्यान दिया। ये बड़ी अच्छी बात है, और तभी तो आज हम उनकी बात कर रहे हैं। रीत अब्राहम एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने जिस खेल की तुमने अभी जैसे बात की ना, 100 मीटर बाधा दौड़, हेप्टाथलॉन की बात है, इसके अलावा एक अच्छी खो खो, बास्केटबॉल, विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर एथलेटिक के अलावा उन्होंने थ्रो बॉल खिलाड़ी भी रही हैं, खेला है उन्होंने। और बाद में उनको ऐसा लगा कि एथलेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उन्हें उस पर रुचि उधर गई, और फिर वो शुरू हो गई। वहाँ पर बेंगलुरु के महारानी कॉलेज में वो पढ़ती थी, और विभिन्न खेलों के क्षेत्र में अपने अपने विद्यालय में राज्य स्तर पर भी, देश का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल। और 15 वर्षों यानी 1976 से लेकर 1992 के अंतराल में अपने एथलेटिक्स करियर के दौरान रीत ने कई अवसरों पर कर्नाटक राज्य और भारत का प्रतिनिधित्व किया, और साथ ही कई रिकॉर्ड भी बनाए। और उनकी सारी उपलब्धियां समर्पण और अनुशासन की भावना का ही वो परिणाम थे कि वो इतनी सफल हो पाई। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में रीत ने कुल 16 स्वर्ण और 11 रजत पदक जीते। राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने हेप्टाथलॉन में 1983 से लेकर 87 तक कई पदक जीते, और फिर 1988 के बाद 100 मीटर बाधा दौड़, फिर लंबी कूद में प्रयासरत हो गई, और फिर उन्होंने अपना रुख कहना चाहिए एकदम फोकस कर लिया, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। और हेप्टाथलॉन, 100 मीटर बाधा दौड़ और लंबी कूद और राष्ट्रीय रिकॉर्ड प्राप्त करने में उन्हें राष्ट्रीय चैंपियन होने का श्रेय प्राप्त है। उनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि एक माँ के रूप में थी, रेणु जी, जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद के 10 महीने के भीतर ही एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। यानी कि माँ के रूप में भी वो एक चैंपियन रही, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत में एक अलग पहचान बनाई रीत ने। तो 2 एशियाई खेलों में 3 एशियाई ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 2 दक्षिण एशियाई खेलों में आपने हिस्सा लिया। जी, और कुल मिलाकर दक्षिण एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। लंबी कूद में दक्षिण एशियाई खेलों का रिकॉर्ड भी बनाया। रीत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और दक्षिण एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी, और वे एक मां के रूप में व्यक्तिगत स्पर्धा में एशियाई पदक जीतने वाली पहली एशियाई महिला होने का श्रेय भी आप जाता है। क्या बात है। और रीत एक सक्रिय एथलीट है। 35 वर्षों से अधिक एथलीट्स के लिए विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नियमित रूप से प्रतिस्पर्धा किया आपने, और 2003 में कैरोलिना और प्यूर्टो रिको
फिर 2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका, 2013 में ब्राजील में विभिन्न कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया और पदक भी जीत चुकी हैं। बिल्कुल। और 2003 में कैरोलिना प्यूर्टो रिको में रीथ ने W40 श्रेणी में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता। और 2011 में सैक्रामेंटो में रीथ ने लॉन्ग जंप के लिए रजत पदक और W45 श्रेणी में ट्रिपल जंप के लिए रजत पदक जीता। और 2011 में पोर्ट एलेग्रे में उन्होंने W50 श्रेणी में लॉन्ग जंप के लिए कांस्य पदक भी जीता उन्होंने। तो भाई इस तरह से लगातार एक के बाद एक इस तरह से उन्हें उपलब्धियां मिलती रहीं और पदक मिलते रहे। और इसी तरह से नवोदित एथलीट्स के लिए जो है वो प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं, समर्थन देती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। और इस तरह से एक संगठन की उन्होंने शुरुआत की और बेंगलोर के क्लब में कोच के रूप में कार्य कर रही हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बच्चों को उन्होंने सिखाया। तो बहुत सारे इस तरह से पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं और अर्जुन पुरस्कार उन्हें मिल चुका है 1997 में, जो हमारे खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। 1999 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अवार्ड भी आपको मिल चुका है। बिल्कुल। और 1999 में ही एथलेटिक्स में योगदान के लिए रोटरी अवार्ड और लायंस क्लब अवार्ड भी उन्हें मिला। और इसके साथ साथ उन्हें राज्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो है ना कि ढेर सारी बधाई उन्हें हम देते हैं। और इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, वो जिस क्षेत्र में रुचि रखते हो। तो चलिए, ये हम लोग बात करने वाले थे ना कि सौंदर्य के पैक के बारे में। तो क्या क्या पैक बता रहे हैं हम लोग? बस शुरुआत कर देते हैं कि चंदन पाउडर आप लीजिए, उसमें गुलाब जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लीजिए और बस अपने चेहरे पे 10 से 15 मिनट लगाना है और सूखने के बाद उसको आपको धो देना है। चंदन इस मौसम में खास तौर से बहुत शीतलता देता है, तो जाहिर है कि जो भी जलन वगैरह है आपको महसूस होती है वो भी ठीक हो जाएगी। और अगर छोटी मोटी फुंसियां आदि जैसी हैं, दाने कुछ हैं, तो उन्हें भी राहत मिलेगी। इसी तरह से हमारी साथियों ने लिखकर भेजा है कि कद्दूकस किए हुए खीरे में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं और अगर हमें इस पेस्ट को चेहरे पर लगा लें, फिर 20 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें। खीरे में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट चेहरे एजेंट जो है वो चेहरे की डेड स्किन और सेल्स को रिमूव कर देते हैं, फ्रेश और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। वहीं एंटी एजिंग और एंटीबैक्टीरियल तत्वों से युक्त एलोवेरा दाग धब्बों झुर्रियों को कम करके फेस को मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा सा फेस पैक हमारी सखियों ने भेजा है। और इसी तरह एक और पैक की विधि बताई है इन्होंने कि मसूर की दाल दूध में भिगाकर इसका पेस्ट बना लें आप। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियां हैं तो वो मिला दें, फिर से चेहरे पर पैक की तरह लगा लें और 10 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। धूप से जली त्वचा के लिए ये कारगर है। तो बड़े अच्छे सुंदर से नुस्खे हमारी सखियों ने भेजे हैं। और इस तरह होता है ना कि रेणु जी, हल्दी पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाकर लगाने से दाग धब्बे जो चेहरे के होते हैं उसको वो भी हल्के हो जाते हैं। और हल्दी तो कहती है ना कि त्वचा पर निखार आ जाता है। बिल्कुल। और जब शादी वादी होती है ना, उस समय हल्दी का वो रहती है, एक रस्मी रहती है बाकायदा। बिल्कुल। ऐसे ही आलू जो है वो बहुत नेचुरल ब्लीच का काम करता है, यानी रंग साफ करता है, रंगत भी निखारता है। तो आलू का रस निकाल लें, कद्दूकस कर लें और निचोड़ लेंगे तो वैसे ही निकल जाएगा। फिर 15 मिनट तक चेहरे पर सीधे सीधे लगा लें और हल्के हाथ से फिर उसके बाद आप उसको रब कर लें या मसल दें चेहरे पर और फिर साफ कर दें। ये दाग धब्बों को मिटा लेता है। लेकिन एक बात है, जो पैक लगाने की बात आ रही है उससे पहले ये बता दें ज़रूर कि पैक आप तब लगाएं जब आप चेहरे को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें। और अगर चाहते हैं आप उसमें कुछ और जोड़ना कि और निखार आ जाए, तो उससे पहले आप कोई क्रीम लगाकर या मलाई लगाकर, कोई चिकनाई लगाकर थोड़ा मसाज कर लें, यानी मालिश कर लें चेहरे की, उसके बाद ये पैक लगाएंगे तो ये ज्यादा कारगर होगा, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह एक नींबू के रस में एक नींबू ले लें, उसका रस पूरा निकाल लें और 1 बड़ा चम्मच दही मिलाकर इसका मास्क आप बना लीजिए, पेस्ट जैसा। और इस मास्क को आप 30 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें, फिर चेहरा धो लें। इसको आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये देखना होगा रेणु जी कि किसकी स्किन पर, त्वचा पर कोई चीज सूट करती है या नहीं करती है, तो उस हिसाब से भी इसको लगाना है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं रसोई घर की तरफ। बिल्कुल चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है ना। भाई, तो आलू कस ले, कद्दूकस कर ले और इसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिला ले। और मिश्रण में अगर थोड़ा सा सूखापन लगता है तो थोड़ा शहद और मिला सकते हैं आप।
और इससे बना हुआ जो मास्क है वैसे तो सूखापन नहीं लगेगा क्योंकि आपने शहद मिलाया है, आलू में ऑलरेडी रस रहता है। अब इसके बाद इसके मास्क को इससे अच्छी तरह से पहले दोनों को मिला लें, फिर 15 मिनट तक चेहरे पर लगा लें और फिर साफ पानी से धो लें इसको। और इसी तरह 2-3 बादाम को आप रात भर पानी में भिगो कर रख दें और इसका सुबह पेस्ट बना लीजिए और गुलाब जल मिला करके इसको चेहरे पर कुछ देर के लिए लगा दें। फिर जैसे इसको धोना है तो आप धो लीजिए। 2-3 बादाम मतलब अगर इसको जी पेस्ट बनाना होगा। हाँ, पेस्ट बनाना होगा। रात भर भीगे रहेंगे तो वो अच्छे से पिस वैसे हमें लगता है कि पेस्ट बनाने के लिए बता दें जरूर, क्योंकि 2-3 आप जब पीसेंगे तो बड़ा मुश्किल है इसका पेस्ट बनना, तो उसको आपको पत्थर की उसमें घिसना चाहिए। अगर आप घिस लेंगे तो खूब मुलायम सा उसका पेस्ट बन जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह प्याज का रस और नींबू का रस मिलाकर भी आप थोड़ा सा पेस्ट जैसा ये तैयार हो जाएगा हल्का सा, इसको बस अपने लगा लें चेहरे पर। इसको भी आप लगा के कुछ देर बाद धो लें। तो ये सारी चीजें जो जैसे तुम बता रही हो ना, कद्दूकस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इतनी गर्मी है मंजरी, खाना बनाने के लिए तो रसोई घर में जाना बड़ा मुश्किल है। तो पैक बनाना पड़ेगा तो आपका कहीं पैक ना बन जाए। लेकिन बेहतर है कि इन सारी सामग्री को लेकर आप आराम से पंखे के नीचे भी खड़े होकर बना सकते हैं। तो सुझाव हमारा यही है, इसलिए हमने कहा क्योंकि आप इसको रसोई घर में न बनाएं, क्योंकि अगर पसीना आ गया उसके ऊपर आपने पैक लगाया तो सारा बह जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग अक्सर काम वाम करते हैं, मलाई निकालते हैं जब दूध पर से, तो हम लोग आजकल चम्मच से और झरनी आदि का इस्तेमाल करते हैं। पहले लोग हाथ से निकालते थे और उसको वैसे ही हाथ में ऐसे से लगाया और उसी को चेहरे पर लगा लिया। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि आप भले ही चम्मच से निकालें लेकिन उसको थोड़ा सा आप अपने हाथ पर भी ले लें, उस क्रीम को चेहरे पर लगा लें। बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छा पैक बनेगा। और अब हम सुन लें एक गीत और सुन लें, मतलब इतनी जल्दी 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 भाई इसी तरह से एलोवेरा वगैरह भी प्रयोग में लिया जा सकता है। बाकी हमारी जो बहनें जानती हैं कि आप जो भी फल खा रहे हैं, पपीता आदि जो भी, उसका एक टुकड़ा लीजिए और उसको चेहरे पर आप अपने मुलायमियत से लगा लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। बिल्कुल, फलों का तो बहुत अच्छा आपने बताया कि तो सब आजकल खा ही रहे हैं लोग फल, तो अपना लगा सकते हैं। फिर हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चेहरा अगर साफ रहेगा तो हमें लगता है सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। बिल्कुल ना? बिल्कुल। और रेनू जी, मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तो बहुत अच्छा रहता है, तो क्यों ना उसको बता देते हैं कि इसमें। हमने सोचा बड़ी खास चीज है तो छुपा के रखोगी मंजरी की नहीं, हम ये बात नहीं बताएंगे। नहीं तो बताएंगे। और इसमें लेना क्या है कि 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है और 1 चम्मच एलोवेरा जेल और आपको 1 चम्मच दही लेना है और इन तीनों सामग्री को आपको मिला लेना अच्छे से और चेहरे पर लगाना है। और ये ध्यान रखना है कि आपकी आंखों में ना जाने पाए, और जब ये पेस्ट आपका सूख जाए तो आप गुनगुने पानी से इसको धो लें। बिल्कुल सही बात है। और एलोवेरा जेल की हम बराबर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बेहतर है कि अगर आपने घर में लगा रखा है, बल्कि लगा ही लीजिए आप और उसको थोड़ा सा काटिए और उसके बाद जो बीच में से पल्प निकाल कर उसका प्रयोग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई आपको बहुत आसानी से ज्यादा फायदे मिले। बिल्कुल, है कि नहीं, किसी भी चीज का हो। और देखिए सबकी क्यारियों में गुलाब भी खिले होते हैं, तो आप उनमें से भी बढ़िया सा गुलाब ले लीजिए और लाल रंग का, और उसकी पंखुड़ियां ले लीजिए आप। लाल क्यों? मतलब गुलाबी ले लीजिए। अच्छा चलिए, जैसे आप कह रही हैं। अच्छा, अभी हम कहेंगे गुलाबी क्यों, तो मंजरी कहेंगे अच्छा तो पीला वाला ले लीजिएगा। फिर तो हम लाल और गुलाबी पे ही अटके रहेंगे। तो आप कोई भी ये दोनों कलर की कोई भी गुलाब ले लीजिए, उसकी पंखुड़ियां, और उसमें 1.5 चम्मच आप शहद डाल दीजिए और पंखुड़ियों को आपको पीसना है और शहद के साथ मिला करके फिर आपको अपने चेहरे पर लगा देना है और सूखने के बाद आपको धोना है। बिल्कुल सही बात है, इस तरह से चेहरा खिल जाएगा। और हमारे बहुत सारे साथी जो है वो हालात के बारे में लिख रहे हैं कि हालात का सामना, तूफान आने पर जो पेड़ झुक जाते हैं वे टूटते नहीं। उसी तरह जिंदगी में जब तूफान जैसे हालात आते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं, तब अगर हम उन पेड़ों की तरह झुक जाएं, यानी हालात के मुताबिक खुद को ढाल लें, तो हम उनसे जूझ सकते हैं। अतः विपरीत परिस्थितियों में भी कभी घबराना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। कितनी अच्छी सी बात लिखकर भेजी है। तो भाई इस तरह से प्रकृति के अनेक रहस्य हैं, वैसे ही अपने एहसासों के, अपनी स्थितियों के, उनसे उलझने की, उनसे सुलझ कर बाहर निकलने के सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं। सबका, जैसे कि मैं बताया कि चाहे वो चित्रलेखा हो या कुमारगिरी, सबकी आशंकाएं अलग हैं, सबके समाधान का तरीका अलग है, सब अपने अपने क्षितिज की तलाश में है। और चाहे आकाश हो और धरती, जिसका कहते हैं कभी मिलन नहीं हो सकता, मिलन होता है। तो कुछ ऐसे ही रहस्य हैं प्रकृति के, और ऐसे ही हमारी भावनाओं के, हमारी संवेदनाओं के भी अपने अपने आयाम हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं।
कौन किस परिस्थिति से किस तरह से निकल सकता है, ये तो अपनी अपनी सबकी परिभाषा है, अपने तरीके हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तरीके हैं। और रेणु जी कुछ संदेश आए हैं, तो उसमें से एक है कि कभी कभी स्थितियां स्वयं में इतनी उलझी होती हैं कि अगर सूझबूझ और दूरदृष्टि का सहारा ना लिया जाए तो निर्णय गलत होने की पूरी संभावना रहती है। अनेकों बार छोटी छोटी बातें हमें गहरे तक प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर बेहतर तो ये है कि हम शांति और धैर्य से उस परिस्थिति का विश्लेषण करें और उस स्थिति के पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि प्रत्येक स्थिति के दो पहलू होते हैं। एक अगर सकारात्मक है तो दूसरा नकारात्मक अवश्य होगा। हमें परिस्थिति के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, ना कि घबराकर कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारे पक्ष में होने वाली बात का भी विपरीत असर हो जाए। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य, सहनशीलता और शांति से निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए। तो बस ये हालात ऐसे हो गए ना कि हमें लगा ये गाना आज बजा ही देते हैं बरकरानी, भाई, क्योंकि जैसे हमने धारावाहिक में सुना ना, क्रांति और शांति का मुकाबला है। हमारे साथी ने याद दिला दिया फिर से इस पंक्ति को लिखकर जिस पर कि समाप्त हुआ था कि क्रांति और शांति का मुकाबला है। तो ऐसे ही कहीं धूप है, कहीं बारिश हो रही है, और कहीं आज भी कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी सुनने में आया कि कुछ बारिश हो रही है, आंधी तूफान सा माहौल है, तो कहीं बहुत चिलचिलाती गर्मी है। तो ऐसे विरोधाभासी जीवन में हम जीते रहते हैं। प्रकृति भी सबक सिखाती है, और हालात जो होते हैं, जैसे कि हमारे साथियों ने लिखा है कि नकारात्मक सकारात्मक दोनों होते हैं ना। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, आज नहीं तो कल जिंदगी में हालात तो बदलते हैं, पर ऐसा नहीं बदलाव बुरे होते हैं। ये हमें समय के साथ बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, हमको मजबूत बना देते हैं। और वही हमारे एक साथी लिखती हैं, हालात का सामना टॉपिक पर यही कहना चाहूंगी कि धैर्य बहुत ज़रूरी है उसका सामना करने के लिए। इन्होंने कुछ डॉट डॉट लिखा है और बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे ही हैं, सोचती हूँ पहले कहूँ या सहूँ, जो ये मेरे हालात हैं एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन अब तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। क्या बात लिखी तो बात तो भाई आपने बहुत गंभीर लिखी है। जाहिर है कि आपकी जो स्थिति है वो कुछ ज्यादा गंभीर होगी, दुविधा से भरी हुई है। लेकिन आपने स्वयं लिखा है कि हालात का सामना जो है धैर्य से करना चाहिए, आप खुद कह रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही धैर्य रखेंगे और एक दिन जरूर बहुत सारे हालात सुधर जाएंगे। और जो दिल से उतरने की बात है, आप उसके लिए परेशान ना हो। कुछ लोग हो सकता है आपके दिल दिमाग पर चढ़ भी जाएं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, मार्ग प्रशस्त होगा, बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है जब ऐसी स्थितियां आती हैं। तो संघर्ष के समय में भी कभी कभी हमें अपना जो है धैर्य जवाब देता है, लेकिन छोड़िए नहीं, इसको अवसर में बदलिए। और इसी तरह हमारे एक साथी लिखते हैं कि जो लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं वे ही हमेशा सुखी और प्रसन्न रहते हैं। बुरे समय में सकारात्मक रहने से परेशानियों का आसानी से सामना कर पाते हैं। अगर विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मकता बनी रहेगी तो हम धैर्य खो सकते हैं और हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसीलिए सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखना चाहिए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डटकर सामना करना चाहिए। तो एक बात और है कि सकारात्मक नकारात्मक हम बात बहुत जोरदार तरीके से करते हैं, लेकिन क्या सकारात्मक है क्या नकारात्मक है हमें नहीं पता। हो सकता है जो आज हमें नकारात्मक लग रहा है वो हमारे लिए सकारात्मक हो, और जो चीज़ हमें खराब लग रही है वो पता चलेगा कि ये अगर नहीं होती तो इससे भी ज्यादा विषम परिस्थिति आ सकती थी, ये थोड़े में निकल गई और इसके बाद बहुत सुखद सवेरा आ चुका है। इसकी भी हमें कहना चाहिए कि आंख खोलकर देखना चाहिए, इसको उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अभी तो हमारे हालात बहुत ही सुखद हैं, 3 छोटे बच्चे हैं घर में, चहु और प्यार ही प्यार छलक रहा है। तो क्या बात है ना। तो भाई देखो, बहुत सारे साथी अलग अलग ढंग से बता रहे हैं। आप लिखते हैं कि सकारात्मक नजरिया मतलब हालात का सामना करने के लिए बताते हैं कि सकारात्मक नजरिया, आत्मबल, आत्मविश्वास, इमेजिनेशन पावर जो अपने व्यक्तित्व में रखने की जरूरत होती है, पर्याप्त आहार, योग और सबकॉन्शियस ब्रेन में ऊर्जा देते हैं, खुश रहने की आदत को बढ़ाते हैं ये सारी चीजें। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा बाकी जो दिमाग है उस पर अपना ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अगर हम अपना आत्मबल बनाए रखेंगे तो हर स्थिति में हम उसका सामना कर सकते हैं, और स्थिति जो होती है उसका स्वागत करना चाहिए चाहे जैसी है। और जो कहते हैं ना कि बस आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। तो मतलब हालात से डरना नहीं है, जिंदगी में सुख और दुख तो देखिए लगे रहते हैं जी, है ना।
तो ये बात निर्भर करती है कि आप हालात को किस तरह से लेते हैं, और बेहतर यही है कि हम उसको हमेशा सकारात्मक तरीके से लें और उसका स्वागत करें। बात बराबर मैं कहती हूँ कि अगर स्थिति का आपके पास समाधान है तो परेशान मत होइए, अगर समाधान नहीं है तब तो बिल्कुल ही परेशान मत होइए। और समय समाप्त होता हो तो नमस्कार कह दीजिए। बिल्कुल, हमारा मंजी वर्मा का नमस्कार और रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए।